कौन बड़ा काम कर दिए ओम प्रकाश भारतीय जनता पार्टी में चल गए और उससे क्या भारतीय जनता पार्टी का उखड़ जाएगा? आपको नहीं लगता है? डूब जाएंगे ये लोग, भस्मासुर हैं, भस्मासुर। जहाँ जाएंगे, जिस घर में जाएंगे, घर तोड़ने में जाने से भाजपा को लाभ थोड़े हो रहा है। भाजपा को कम से कम 15 से 20% वोट का नुकसान आज से ही शुरू हो गया। मजबूती है इनके अंदर। एक तो अपने बेटा को नहीं चुनाव जिता पाए, अपने दामाद को प्रधानी का चुनाव नहीं जिता पाए, जिला पंचायत में खाता नहीं खोल पाए, नगर पंचायत का भी चुनाव हुआ है, नगर निगम का चुनाव हुआ है, इसमें पूरे पूर्वांचल में कहीं खाता नहीं खोल पाए। तो कौन सी मजबूती है उनके अंदर? क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री जी किस भाव से, किस मनोयोग से, किस सोच से बात बोले हैं, ये चीज एक कथावाचक को इस तरह की बात नहीं करनी। लगातार गर्म होता जा रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के दामन थामे हैं और जिस तरीके से बेबाकी से, जिस तरीके से अभद्र शब्द का प्रयोग करते थे, उसी के लिए ओम प्रकाश राजभर जाने जाते थे, लेकिन उसी पार्टी में फिर चले गए हैं। क्या समझौता हुआ है ये हम लोग को तो पता नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर पता चल जाएगा। हमारे साथ हैं शशि प्रताप सिंह, नेपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किस तरीके से आप इसको लेते हैं जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं? कौन बड़ा काम कर दिए ओम प्रकाश भारतीय जनता पार्टी में चल गए और उससे क्या भारतीय जनता पार्टी का उखड़ जाएगा? आपको नहीं लगता है? डूब जाएंगे ये लोग, भस्मासुर हैं, भस्मासुर। जहाँ जाएंगे, जिस घर में जाएंगे, घर तोड़ने का काम करेंगे। अपने भाई को, उनका भाई चुनाव जीत रहा था प्रधानी के चुनाव में, खटौना उनका गांव है, ये लोग जाके उसको हरा दिए। समझ गए? ये है कहानी। ठीक है। तो भाजपा में जाने से भाजपा को लाभ थोड़े हो रहा है। भाजपा को कम से कम 15 से 20% वोट का नुकसान आज से ही शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमें पूर्वांचल में मजबूत कैंडिडेट के तौर पे या समर्थक के तौर पे इस तौर पे इनको ली है, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर का मजबूती है इनके अंदर। एक तो अपने बेटा को नहीं चुनाव जिता पाए, अपने दामाद को प्रधानी का चुनाव नहीं जिता पाए, जिला पंचायत में खाता नहीं खोल पाए, नगर पंचायत का भी चुनाव हुआ है, नगर निगम का चुनाव हुआ है, इसमें पूरे पूर्वांचल में कहीं खाता नहीं खोल पाए। तो कौन सी मजबूती है उनके अंदर? क्या है? कुछ नहीं। हाँ, एक चीज़ है, अभद्र टिप्पणी, अभद्र भाषा, अभद्र भाषण, किसी को गाली दे देना हो, किसी को बेइज्जत कर देना हो, ठाकुर समाज को, भुइयार समाज को, लाला समाज को, राजपूत समाज को, बनिया समाज को गाली दे देना हो, मंच पर खड़ा हो के बीजेपी वालों को जूता से मारने की बात कर देनी हो, इसके महारत हासिल है उनको। बाकी इनके पास जमीन पर कुछ नहीं है। मैं बिना जमीन के ही उनके विधायक हैं, 6 विधायक हैं। आप ये तो समझिए, विधायक हैं नहीं, विधायक थे कहिए। उसमें से 4 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। इनको तो केवल 4 सीट ही समाजवादी पार्टी से, 12 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के। इन्हीं की बात मैं बोल रहा हूँ। इन्होंने बार बार यह कहा कि 16 सीट में 12 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के और 4 मेरे। 4 में 2 हार गए इनके, 2 जीत गए। इनका बेटा भी शिवपुर से चुनाव हार गया। अब बाकी जो जीते 4 तो समाजवादी पार्टी के झंडा लगा के चलते हैं, समाजवादी पार्टी में है। इनके पास है क्या? हाँ, ये इनके पास सिर्फ एक चीज़ है कि ये कहते थे कि देश का सबसे बड़ा कोई झूठा अगर है तो उनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी। दूसरा झूठा है कोई तो अमित शाह। तीसरा झूठा है कोई तो योगी जी। और आज इन्होंने साबित कर दिया कि इन सबों से सबसे बड़ा झूठा अगर कोई है तो उसका नाम है ओम प्रकाश राजभर। ये साबित कर दिया। अच्छा, लीडर और लोडर की बात लगातार ये करते थे, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या मंच से सीधे तौर पे ऐलान करते थे। अब क्या लगता है इनको कौन सा दर्जा मिलेगा वहां पे भारतीय जनता पार्टी में? लोडर का दर्जा मिलेगा इनको भारतीय जनता पार्टी में। इनको लोडर का दर्जा। लोडर की बात मेरी बात। हाँ, देखिए जिस तरह का राजनीतिक चरित्र इनका रहा है, कोई भी आदमी इनके ऊपर, चाहे वो मोदी जी हो, अमित शाह हो, योगी जी हो, भूपेंद्र चौधरी जी हो, दयाशंकर सिंह हो, ब्रजेश पाठक हो,
कोई भी आदमी इन पर भरोसा और विश्वास नहीं करेगा। ये आदमी कब बुलटनिया मार देगा इसको कोई नहीं जानता है। पैसा असल में सबसे बड़ी बात है कि इनका चरित्र ही शुरू से ऐसा रह गया ना कि टिकाऊ नहीं है। तो है क्या, बिकाऊ है। देखिए सबसे पहले इन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, पैसा लेके काम खत्म। बहुजन समाज पार्टी में रहे, वहाँ भी काम खत्म। अपना दल में रहे, वहाँ भी काम खत्म। मोर्चा बनाया अफजल अंसारी जी के साथ, कौमी एकता दल के साथ, वहाँ भी खत्म। उसके बाद भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, वहाँ भी खत्म। तो ये टिकाऊ नहीं है ना। सबसे बड़ी बात है कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा चैनल कह रहा है। आज के डेट में जितने भी नेशनल चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, आम जनता है, पब्लिक है, हंसी के पात्र इंटरटेनमेंट हो गए हैं। मतलब कि कुछ है नहीं इनके पास ज़मीन पर। मैं गिनवा दूँ बनारस में, हाँ रैली अगर करना होगा इनको तो रैली तो कर लेंगे, 5,000, 8,000, 10,000 आदमी का रैली कर लेंगे। लेकिन वोट में जब तब्दील करना होगा तो 500, 800, 1,000 में तब्दील होगा, इसके अलावा नहीं होगा। जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी में, जिस पार्टी से आप मर्ज हुए हैं, तो ये भी बात लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी यूथ को, युवाओं को इकट्ठा कर लेती है लेकिन उसको वोट में तब्दील नहीं कर पाती है। तो ये तो कहीं ना कहीं समाजवादी पे भी लागू होता है। 111 सीट कैसे जीत गई समाजवादी? 315 सीट जीत गई थी। 312 सीट एक बार जीती थी समाजवादी पार्टी। और 4 बार मुख्यमंत्री कैसे रहे समाजवादी पार्टी के लोग? अगर केवल यही बात है तो समाजवादी पार्टी के साथ जो लोग हैं ईमानदारी से है। और माननीय अखिलेश यादव जी जिसको भी अपने साथ रखते हैं ईमानदारी से रखते हैं। अच्छा ये बताइए कि लोकसभा चुनाव के लगातार सुगबुगाहट तेज होता जा रहा है और पार्टी हर हथकंडा अपनाना शुरू कर रही है। क्या लगता है, क्या दिखता है कि परिवर्तन होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी वापस आ पाएगी? देखिए जिस तरह से विपक्षी एकता दिन दूना रात चौगुना मजबूत हो रही है, अगर सभी लोग आपस में मिल गए और मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि 100-125 वोट से आगे बीजेपी बढ़ पाएगी। अगर विपक्षी एकता स्टेट वाइज, प्रांत वाइज भी गठबंधन करके लड़ेगी तो भी बीजेपी नहीं 200 को आंकड़ा पार कर पाएगी। मुझे, क्योंकि परिवर्तन की लहर चल दी है। लोग महंगाई को लेके इतना परेशान हो गए हैं। अभी आप देख रहे होंगे टमाटर को लेके, मिर्चा को लेके, सब्जी, कोई सा सब्जी नहीं है जो 70 रुपये 80 रुपये किलो से कम हो। डीजल पेट्रोल की वही बात है, रोजगार की वही बात है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इवेंट पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी इवेंट बना लेती है किसी भी चीज़ को, और इस राज्य में इनकी सरकार में हमने दुरुपयोग पैसे का देखा। जितना दुरुपयोग इस सरकार में पैसे का, उतना दुरुपयोग हमने आज तक नहीं देखा। बनारस की मैं केवल बात करता हूँ। माननीय मोदी जी जब बनारस आए हैं तो 10,000 करोड़ के ऊपर ही यहाँ सौगात दे के गए हैं। इसका रिकॉर्ड अगर निकाल लिया जाए तो मुझे लगता है कि 1 लाख करोड़ रुपया यहाँ पर दिए होंगे। लेकिन वो पैसा 1 लाख करोड़ का मतलब समझते हैं? हमारे घर का 4 गुना बड़ा बड़ा घर बनेगा तो रूम में ठुसा सकता है, उतना पैसा। लेकिन वो पैसा गया कहाँ? यही रोड दिख रहा है, रोड, रोजगार को दिख नहीं रहा, एक भी इंडस्ट्री नहीं दिख रही, एक भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का उद्घाटन आज तक नहीं हो पाया। केवल यही रोड, पुल, पुलिया, इससे रोजगार नहीं मिलेगा। अच्छा एक सवाल ये है कि बिहार में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे लाठी चली, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो प्रशासन की चूक है, इसको मैं कहूँगा प्रशासन की चूक। लोकतंत्र में आंदोलन करना न्याय है, जेन्युइन चीज़ है, और हर दल इस लोकतंत्र में आंदोलन करता है, चाहे किसान आंदोलन हो, बेरोजगार आंदोलन हो, शिक्षक आंदोलन की जो बात आप कर रहे हैं, अदर जगह भी तो आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अब लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब उनको लगता है कि संविधान की जरूरत है, वो भी सिर्फ पटना में, बिहार में दिख रहा है। लेकिन वही चीज़ जैसे लखनऊ में हो रहा है, तमाम शिक्षक जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठी गिरे, तब इन लोगों को नहीं दिख रहा है कि संविधान को लेकर या कुछ भी लेकर इस तरह की बातें। देखिए पानी का बौछार, आंसू गैस छोड़ना, हल्का लाठी का प्रयोग करना,
ये तो होता है, लेकिन लाठी का जो हार्ड प्रयोग तब होता है जब आंदोलनकर्ता उग्र हो जाता है और कंट्रोल के बाहर हो जाता है और किसी अधिकारी की बात को सुनता नहीं है और हाथापाई की स्थिति आ जाती है, तब पुलिस जाकर यह काम करती है। हम लोग भी बहुत आंदोलन किए हैं, हम लोग पर भी लाठी चला है। एक नया मामला आया है धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, जो सनातन धर्म के लगातार प्रचार करते हैं और महिलाओं को लेकर वो कहे हैं कि जिसकी शादी नहीं हो खाली प्लाट हैं और जो इसकी शादी हो गई है वो रजिस्ट्री। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत शर्मनाक बात है। देखिए, कहने का तरीका जो है, उनका भाव भले कुछ हो, लेकिन समाज में जो उन्होंने ये बात कहा है, ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बात है। और वो धीरेन्द्र शास्त्री जी मान लीजिए कि कथावाचक हैं, और एक कथावाचक जब कथा कहता है तो समाज को एक अच्छा उपदेश देता है, एक अच्छा सीख देता, अच्छी बात बताता है। अगर उसकी किसी महिला के जीवन काल को लेकर और अनमैरिड को लेकर और मैरिड को लेकर वो खाली प्लाट की तुलना कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे गंदा शब्द महिलाओं के लिए कुछ नहीं हो सकता है। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी किस भाव से, किस मनोयोग से, किस सोच से बात बोले हैं, ये चीज़ एक कथावाचक को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इससे महिलाओं का अपमान हुआ है, और अपमान का सुन के अंदर तकलीफ़ हो रहा है कि हमारे घर में भी माँ बहनें जो हैं वो अनमैरिड होती हैं, बाद में मैरिड होती हैं, या कोई विधवा हो जाती हैं तो भी वो अनमैरिड ही कहलाती हैं। तो जो कह रहा है उसके घर में भी होगा ये चीज़, और हमारे घर में, आपके घर में, सबके घर में होगा। तो किसी को आप खाली प्लाट कह देंगे तो ये तो बहुत निंदनीय है, महानिंदनीय बात है, और बहुत तकलीफ देने वाली बात। मैं तो सुना नहीं था, मैं तो आपके मुंह से सुन रहा हूँ अभी। नहीं, सारे लोग ट्विटर पे भी देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल मैं भी देख लूँगा, चैनल को भी देख लूँगा, ट्विटर पे भी देख लूँगा। अगर इस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया तो मेरा ये कहना है कि उनके कथा में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग ही आगे चलकर आसाराम बापू और राम रहीम टाइप के लोग हो जाते हैं, जिनके मन में राम के जगह खाली प्लाट और स्त्री के जगह महिलाओं को के लिए इस तरह की बात हो। इसका मतलब वो सच्चे भक्त नहीं हैं बालाजी के, और राम जी के अच्छे सच्चे, हनुमान जी के, बालाजी हनुमान जी के वो अच्छे हनुमान जी ने तो कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया। माता सीता को माँ मानते थे। एक बार सीता जी सिंदूर लगा रही थी तो उन्होंने किसी से पूछा कि ये माता सीता रोज़ सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो किसी ने कहा कि वो राम जी से प्रेम करती हैं, भगवान राम से प्रेम करती हैं, वो प्रेम की निशानी है सिंदूर। तो उन्होंने हनुमान जी ने पूरे शरीर में ही अपना सिंदूर पोत लिया, और आज देख लीजिए भगवान जी के यहाँ, उनके यहाँ वही चढ़ती है। तो ये भाषा, इस तरह की बालाजी और इस तरह की हनुमान जी की भाषा, और अपने आप को हनुमान का भक्त और बालाजी का भक्त कहने वाला व्यक्ति अगर स्त्रियों के साथ इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है तो मुझे लगता है कि इससे घिनौना कोई शब्द नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल है, समाजवादी पार्टी और आपकी पार्टी किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर आप देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी अनवरत दौरा कर रहे हैं। शादी हो, विवाह हो, मरनी हो, बर्थडे हो, अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ जा रहे हैं और अपने पार्टी की उपलब्धि को बता रहे हैं। जो उपलब्धि माननीय अखिलेश यादव जी 12 से 17 के मुख्यमंत्री काल में रहकर उन्होंने दिखाया था। 18 महीने में आगरा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, मेट्रो ट्रेन चलवाया, गोमती रिवर फ्रंट बनवाया। और बनारस की मैं एक बात आपको चर्चा करना चाहता हूँ कि बनारस का विकास का शुरुआत कब से हुआ। 2013 में प्रांजल यादव जी यहाँ जिलाधिकारी थे और एक मिश्रा जी यहाँ एसपी थे, आपको याद होगा। उसी समय रोड का चौड़ीकरण, बिजली के खंभों पर तार, बिजली 24 घंटा, 2013 की मैं बात बता रहा हूँ, 12 में बने थे वो मुख्यमंत्री, और रोड के बीच डिवाइडर, और जो आज बाबा विश्वनाथ धाम बना है उसका जो स्वरूप था वो उनके
कार्यकाल में ही वो शुरू हो गया था बनना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आज उद्घाटन भाजपा सरकार के द्वारा किया गया, उसकी भी रूपरेखा बलिया तक तय हो गई थी, लोग गाजीपुर तक कर दिए हैं, इसको शॉर्ट कर दिए हैं। ये उसी समय का पूरा प्लान था, लेकिन दूसरी बार मौका न मिलने की वजह से पूरा नहीं कंप्लीट कर पाए। पूर्वांचल एक्सप्रेस हो चाहे बाबा का दरबार हो, लेकिन उन्होंने मेट्रो 18 महीने में चलवा दिया, 18 महीने में उन्होंने एक्सप्रेसवे बनवाया, ठीक है, रिवर फ्रंट बनवाया। यहाँ पर बरुना कॉरिडोर जो बन रहा था, जितना वो बनवा के गए उतना ही पर रुका हुआ है, इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है कि नाम उनका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की बात है। बात सही है कि वरुणा कॉरिडोर पे अभी तक भाजपा सरकार की आंखें और निगाहें नहीं गई हैं, लेकिन जिस तरीके से मंदिरों का जिस तरीके से चौतरफा विकास हुआ है भाजपा सरकार में। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से शशि प्रताप सिंह ने जिस तरीके से अपनी बातें बताई हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में कितना परिवर्तन होता है और क्या कुछ नया होता है। हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।